Hello everyone, I am your social science educator. Welcome to Magnet Brains. So as you already know, last video में हम कवर कर चुके हैं Kingdoms and Empires 6 to 10th century का वन शॉर्ट रिवीजन वीडियो। अगर आपने अभी वीडियो नहीं देखा है तो अभी क्लिक करें इस आई बटन पर और उस वीडियो को जरूर देख लें। नाउ इट्स टाइम फॉर आवर नेक्स्ट चैप्टर जो होने वाला है टर्निंग टाइड्स 11th एंड 12th सेंचुरीज। सो यहां पर हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से 11th एंड 12th सेंचुरी में सिनेरियो चेंज होने वाला है। और आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन एंड चैप्टर ओवरव्यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को और यहां पर देखते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या मिलने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर आपको एक स्टेटमेंट दिखाई दे रहा होगा जो स्टेटमेंट दिया है स्वामी विवेकानंद जी ने। तो क्या कहते हैं यहां पर स्वामी विवेकानंद जी और कब दिया था स्टेटमेंट, तो ध्यान रखिएगा जब शिकागो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके बाद में जब वो इंडिया वापस आते हैं तो फ्यूचर ऑफ इंडिया नाम से उनका एक वर्क है जिससे स्टेटमेंट लिया गया है जो क्या बताता है इसे हम समझते हैं। सो सबसे पहले देखिए यहां पर लिखा हुआ है इट इज द सेम इंडिया which has withstood the shocks of centuries, of hundreds of foreign invasions, of hundreds of upheavals of manner and customs। So overall यहां पर स्वामी विवेकानंद जी ये कह रहे हैं कि ये जो हमारा इंडिया है ये वही इंडिया है जिसने बहुत सारे फॉरेन इन्वेजन्स देखे हैं, बहुत सारे शॉक्स यहां पर देखे हैं जो सेंचुरीज तक चलते रहे, बट स्टिल इंडिया जो है आज भी वैसा का वैसा ही खड़ा हुआ है। साथ ही साथ में इट इज द सेम लैंड विच स्टैंड्स फर्मर देन एनी रॉक इन द वर्ल्ड विथ इट्स अंडरलाइंग विगर indestructible life. It is of the same nature as the soul without beginning and without end, immortal, and we are the children of such a country। So overall यहाँ पर जो स्वामी विवेकानंद जी हैं वो ये बता रहे हैं कि हमारा इंडिया कितना ग्रेट है। उसने इतने सारे इन्वेजन देखे, इतने सारे शॉक्स देखे, कैसे कल्चरल चीज़ें जो है यहाँ पर चेंज हुई है, साथ ही साथ में कैसे कस्टम्स में चेंज आया है, बट स्टिल हमारा इंडिया वैसा का वैसा ही हमेशा खड़ा रहा। साथ में यहां पर आप देखेंगे कि इंडिया का नेचर आज भी वैसा ही है, विदाउट बिगनिंग एंड विदाउट एंड, मतलब ना ही कभी शुरू हुआ ना ही कभी अंत हुआ। तो ऐसा दिखाई देता है हमारा इंडिया जो हमेशा इमॉर्टल रहेगा। और हमें प्राउड है इस चीज पर कि वी आर द चिल्ड्रन ऑफ सच कंट्री, कि हम एक ऐसी कंट्री के बच्चे हैं जो इस तरीके से हमेशा से खड़ी हुई है। सो आई होप आप समझ गए होंगे कि स्वामी विवेकानंद जी यहां पर क्या बताना चाहते हैं। वो यहां पर ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि एक्चुअल में इंडिया जो है वो कैसी कंट्री है और हम कितना ज्यादा प्राउड फील करते हैं कि हम इंडिया में यहां पर रहते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इस चैप्टर में हमें और क्या क्या देखना है। सबसे पहले हम यह बात करेंगे बिग क्वेश्चंस की, जिसमें हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर मिलने वाले हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो समझिए, व्हाई आर द 11th एंड 12th सेंचुरी सीन एज अ पीरियड ऑफ ट्रांजिशन इन इंडियन हिस्ट्री। मतलब हमें यहां से ये पता लगने वाला है कि जो 11th और 12th सेंचुरी थी उसमें किस तरीके से इंडिया में पूरा ट्रांजिशन हुआ है। ये सारे सवालों के जवाब जो है हमें यहां मिलने वाले हैं। क्या क्या कल्चरल चेंजेस आए, कैसे यहां पर हिस्टोरिकल चेंजेस आए हैं, क्या पॉलिटिकल चेंजेस थे, क्या सोशल लाइफ में चेंजेस आए, ये सारी चीजें हमें यहां पर पता लगेगी। फिर देखेंगे हम सेकंड क्वेश्चन, विच न्यू पावर्स इमर्ज ड्यूरिंग दिस पीरियड, व्हाट वर द एसेंशियल फीचर्स ऑफ देयर इकोनॉमिक, मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। सो यहां पर हम देखने वाले हैं कि कौन कौन सी नई पावर्स जो है वो इमर्ज होने वाली है और साथ ही साथ में क्या उनके एसेंशियल फीचर्स होने वाले हैं। जैसे कि क्या उनकी इकोनॉमिक कंडीशन यहां रहने वाली है, कैसी मिलिट्री स्ट्रेटजी थी, कैसा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम यहां पर यूज किया जाता था। सो ये सारी चीजें हमें यहां पर पता लगेगी। साथ ही क्वेश्चन नंबर थर्ड देखें, व्हाट हाई अकम्प्लिशमेंट इन आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर, साइंस एक्सेट्रा डू वी अक्रॉस ड्यूरिंग दिस पीरियड। मतलब एक्चुअल में इस पीरियड में आर्ट जो है वो बहुत ज्यादा फ्लोरिश हुआ, आर्किटेक्चर फ्लोरिश हुआ, लिटरेचर, साइंस सभी बहुत ज्यादा फ्लोरिश हुए। यहां पर वाराहमिहिर मिलेंगे, यहां पर हमें आर्यभट्ट जैसे लोग मिलेंगे जो डिफरेंट आइडियोलॉजीज अपनी बताने वाले हैं, डिफरेंट साइंटिफिक नॉलेज यहां पर स्प्रेड करने वाले हैं। साथ ही साथ में बहुत ही अच्छा यहां पर आर्ट मिलने वाला है, लिटरेचर मिलने वाला है और आर्किटेक्चर भी देखने को मिलने वाला है। सो ये सारी चीजें हम यहां पर इस चैप्टर में जानने वाले हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक एक करके देखते हैं। यहां पर सबसे पहले हम एक टाइमलाइन की बात करेंगे जिससे हमें ये समझ में आ जाएगा कि किस सेंचुरी में क्या क्या होने वाला है। आप लोगों को लास्ट चैप्टर याद होगा जो हमने 6 to 10th
सेंचुरी देखा था, जिसमें हमने देखा था कि 9th सेंचुरी में विजयालय चोला जो है वो वापस से चोला एम्पायर को यहाँ पर एस्टेब्लिश कर देते हैं। और अब हम यहाँ पर बात करेंगे लेट 10th सेंचुरी में 985 टू 1014 रीजन ऑफ राजराज चोला फर्स्ट। तो यहां पर हम सबसे पहले देखेंगे कि राजराज चोला फर्स्ट का टाइम दिखाई देता है लेट 10th सेंचुरी, मतलब 10th सेंचुरी के एंड में। फिर वैसे ही आपको 11th सेंचुरी दिखाई देगी, यहां पर बहुत सारे इन्वेजन होने वाले हैं और साथ ही साथ में एक्सपांशन भी होने वाला है। तो यहां पर डिफरेंट जो टर्किक इन्वेजन है वो यहां दिखाई देने वाले हैं। जैसे कि हम बात करें 1000 टू 1008 महमूद ऑफ गजनीस मिलिट्री कैंपेन अगेंस्ट द हिंदू शाहीज। सो हिंदू शाही डायनेस्टी पर जो महमूद ऑफ गजनी है वो अटैक करते हैं। यहां पर जयपाल, आनंदपाल किस तरीके से उन्हें डिफीट करते हैं, ये सभी चीजें हमें यहां पर देखने को मिलने वाली है। फिर हम आगे देखेंगे 1010 टू 1055, यहां पर हमें दिखाई देगा परमार किंग भोज का रूल, जिनके बारे में हमने लास्ट चैप्टर में भी थोड़ा सा पढ़ा था। अब हम और डिटेल में यहां पर पढ़ने वाले हैं कि जो किंग भोज हैं वो किस तरीके से अपने एम्पायर को रन करते हैं, यहाँ पर कैसे उनका एम्पायर जो है फ्लोरिश होता है, एक्सपांड होता है, ये सारी चीज़ों को हम देखेंगे। साथ ही 1014 टू 1044 रीजन ऑफ राजेंद्र चोला, मतलब यहाँ पर चोला डायनेस्टी के एक और किंग के बारे में हमें पता लगेगा जो बहुत ही ज़्यादा वेलरस किंग रहे हैं, जिनका नाम है राजेंद्र चोला फर्स्ट। फिर हम बात करेंगे 1025 में राजेंद्र चोलास नेवल एक्सपेडिशन टू द साउथ एशिया, कैसे राजेंद्र चोला जो है वो अपना नेवल एक्सपेडिशन लेकर जाते हैं साउथ ईस्ट जो एशिया है वहां तक पहुंच जाते हैं। तो ये चीजें हमें देखने को मिलेगी। वैसे ही हम देखेंगे 1026 में महमूद डिस्ट्रॉय एंड प्लंडर्स द सोमनाथ टेम्पल। सोमनाथ टेम्पल जो एक्चुअल में गुजरात में लोकेटेड है, उस पर कैसे यहाँ पर ये जो महमूद हैं वो उसे डिस्ट्रॉय करते हैं, उसे प्लंडर करते हैं, यहाँ की पूरी वेल्थ को अपने साथ में लेकर चले जाते हैं। तो ये सभी चीजें हमें यहाँ पर एक एक करके देखनी है। फिर हम बात करेंगे 12th सेंचुरी के बारे में। यहाँ पर आपको दिखाई देगा ट्रांजिशन एंड कल्चरल फेज दिखाई देने वाला है, जिसमें हम अचीवमेंट की बात करें सो 12th सेंचुरी में राइज ऑफ ककातियास दिखने वाला है, मतलब जो ककातियास डायनेस्टी थी उसका यहाँ पर राइज होने वाला है इन द 12th सेंचुरी। वैसे ही हम बात करें 12th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में दिखेगा कंस्ट्रक्शन ऑफ द अंकोर वट टेम्पल, जो कहाँ पर लोकेटेड है, जो एक्चुअल में लोकेटेड है कंबोडिया में। इसके बारे में हम जानेंगे। साथ ही 1150 हम यहां पर देखेंगे 1150 में भास्कराचार्य हमें दिखाई देने वाले हैं, जो कंपोज करते हैं मैथमेटिकल टेक्स्ट लीलावती, एक ऐसा टेक्स्ट एक्चुअल में जो इन्होंने इस समय पर कंपोज कर दिया था और उसके बहुत सालों बाद जो यूरोपियंस हैं वो इन चीज़ों को यहाँ पर सीखते हैं और फिर ये नॉलेज जो है वो पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड होता है। साथ ही साथ में हम बात करेंगे 1192 में सेकेंड बैटल ऑफ तराइन के बारे में। मोहम्मद गौरी डिफीट्स द पृथ्वीराज चौहान थर्ड। सो एक्चुअली यहाँ पर दो बैटल ऑफ तराइन होती है, एक होती है 1191 में और सेकंड होती है 1192 में। 1191 में जो मोहम्मद गौरी थे उन्हें यहाँ पर हरा देते हैं पृथ्वीराज चौहान पर। उसके बाद में सेकंड बैटल में आप देखेंगे कि पृथ्वीराज चौहान थर्ड की यहाँ पर डिफीट हो जाती है और किस तरीके से फिर ये अपने एम्पायर को यहाँ पर एस्टेब्लिश करते हैं, ये चीज़ हमें दिखाई देने वाली है। फिर साथ ही हम बात करेंगे 13th सेंचुरी के बारे में, डिक्लाइन एंड न्यू फाउंडेशंस के बारे में कि किस तरीके से यहाँ पर सब डिक्लाइन हो चुका है, नए फाउंडेशन यहाँ पर बन रहे हैं। 1205 से 1206 में आप देखेंगे बख्तियार खिलजी डिफीटेड इन कामरूपा। कामरूपा डायनेस्टी आपको याद होगी, अगर याद है तो मुझे बताइए कि कहां पर रूल कर रही थी। बख्तियार खिलजी जो है इज डिफीटेड इन कामरूपा। कामरूपा में यहां पर बख्तियार खिलजी को हरा दिया जाता है। 1206 में देखेंगे डेथ ऑफ मोहम्मद गोरी एंड बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी और मोहम्मद गोरी जो है उनकी डेथ हो जाती है 1206 में। तो इस तरीके की पूरी एक टाइमलाइन हमारे पास है। यहां पर हमें पता लग गया कि कौन कौन से मेजर इवेंट होने वाले हैं, इन सभी के बारे में हमें आगे चलकर बात करनी है। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे और यहां पर समझते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम बात करें नेचर ऑफ पीरियड की, अ मेजर ट्रांजिशन, कि किस तरीके का यहां पर पीरियड रहा और क्या मेजर ट्रांजिशन यहां पर हुआ है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम शिफ्ट की बात करें अगर, द 11th एंड 12th सेंचुरीज वर अ टर्निंग टाइड। इसे टर्निंग टाइड कहा जा रहा है, जैसा कि हमारे चैप्टर का नाम भी है, टर्निंग टाइड्स 11th एंड 12th सेंचुरी।
क्योंकि इस समय पर बहुत सारे टर्किक इन्वेजन जो है वो हो रहे हैं और ये डीपली पेनिट्रेट कर चुके हैं हमारे नॉर्दर्न इंडियन रीजन में देन द प्रीवियस अरब इंक्लूजन। अरब्स जो थे वो बहुत अंदर तक नहीं आ पाए थे, पर आप यहां पर देखेंगे जो टर्किक इन्वेजन हुए हैं वो नॉर्थ इंडिया में बहुत अंदर तक आ चुके हैं और इनका इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा बढ़ गया है। सो इस कारण यहां पर ये टर्निंग टाइड दिखाई देती है कि सारी चीजें जो है एकदम बदलने वाली है। फिर आप देखें यहां पर हम डुअल रियलिटी की बात करें, सो द एरा फीचर्ड वॉर एंड डिस्ट्रक्शन। तो यहां पर एक और हमें दिखाई देगा कि वॉर और डिस्ट्रक्शन हो रहा है, बट ऑल्सो सॉ नेटिव किंगडम फ्लोरिश, कंडक्ट नेवल एक्सपेडिशन एंड क्रिएट मॉन्यूमेंटल आर्किटेक्चर। तो यहां पर हमें दो चीजें दिखाई देने वाली है। एक तो दिखाई देगा कि किस तरीके से वॉर और डिस्ट्रक्शन वाला फेस चल रहा है ड्यू टू द फॉरेन इन्वेजन, वहीं साथ में हमारी जो नेटिव एम्पायर्स है, जो नेटिव्स हैं यहाँ की डायनेस्टीज, वो किस तरीके से यहाँ पर फ्लोरिश हो रही हैं, कैसे वो यहाँ पर नेवल एक्सपेडिशन को कंडक्ट कर रही हैं जैसे कि राजराज चोला की बात करें, और साथ ही साथ में किस तरीके से हमारे यहाँ पर मॉन्यूमेंटल आर्किटेक्चर बनाया जा रहा है जो आज तक हमें दिखाई देता है और जो बताता है कि उस समय का आर्किटेक्चर जो था वो कितना ज्यादा एडवांस था। तो ये सारी चीजें हमें यहां देखने को मिल रही है। आगे बढ़ेंगे तो गजनवाइड इन्वेजन की बात करेंगे कि जो गजनवीज हैं वो कैसे इन्वेड करते हैं इंडिया में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अब यहां से समझिएगा कि जो गजनवी हैं वो असल में अटैक करते हैं हिंदू शाही डायनेस्टी पर। हिंदू शाही डायनेस्टी के इस समय पर रूलर कौन थे, तो चलिए समझते हैं यहां पर हिंदू शाही के बारे में। कंट्रोल द खैबर पास, अ स्ट्रेटेजिक रूट यूज्ड फॉर 2500 ईयर्स बाय इन्वेडर, ट्रेडर एंड बुद्धिस्ट मॉन्क। सो एक्चुअली यहां पर जब ये अटैक करते हैं तो ये खैबर पास जो है उसे कंट्रोल कर लेते हैं, जो एक्चुअल में करीब 2500 साल 2500 ईयर से यूज किया जा रहा था यहां पर ट्रेडर्स और बुद्धिस्ट मॉन्क के द्वारा, और साथ ही साथ में जो इन्वेडर्स होते थे वो भी यहीं से आया करते थे। Despite resisting several attempts with help from other Indian ruler, they were eventually overrun. So यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हिंदू शाहीज हैं उन्हें यहाँ से पूरी तरीके से हटा दिया जाता है, बाकी इंडियन रूलर्स की हेल्प नहीं मिल पाने के कारण वो यहाँ से हट जाते हैं। सो इस तरीके से गजनवाइड इन्वेजन हमारे इंडिया में हो जाता है और जो गजनवी हैं वो हमारे इंडिया में आ जाते हैं। यहाँ पर देखिए रुइंस ऑफ द टेम्पल कॉम्प्लेक्स इन द अम्ब शरीफ नॉर्दर्न पाकिस्तान बिल्ट ड्यूरिंग द रूल ऑफ हिंदू शाही। तो यहाँ पर हिंदू शाही जब रूल कर रहे थे उस समय पर ये एक टेम्पल बनाया गया है, एक्चुअल में उसके कुछ रुइंस यहाँ पर बचे हुए हैं। अम्ब शरीफ नाम से टेम्पल था जो नॉर्दर्न पाकिस्तान में दिखाई देता है। तो हिंदू शाही डायनेस्टी भी काफी अच्छे से फ्लोरिश कर रही थी, बट स्टिल यहाँ पर कुछ चेंजेस होते हैं और ये आपको दिखाई देगा कि गजनवाइट्स कैसे इन्वेजन करते हैं। अब समझिए महमूद ऑफ गजनी के बारे में। सो महमूद ऑफ गजनी डिफीटेड शाही रूलर जयपाल एंड हिज सन आनंदपाल 1008 में, गेनिंग एक्सेस टू द इंडस प्लेन। सो यहां पर ओवरऑल क्या होता है कि जब ये हिंदू शाही पर अटैक करते हैं, हिंदू शाही डायनेस्टी पर, तो यहां पर दो मेजर किंग होते हैं, मतलब एक होते हैं जयपाल और उनके ही बेटे होते हैं आनंदपाल। इन्हें 1008 में महमूद गजनी जो है वो हरा देते हैं और उसके बाद में वो इंडस प्लेन पर क्या कर लेते हैं, यहां पर अपना कब्जा कर लेते हैं, यहां पर उन्हें एक्सेस मिल जाता है। साथ ही साथ में जो महमूद गजनी है वो यहां पर टाइटल लेते हैं, जो टाइटल होता है सुल्तान, जिसका अरेबिक में एक्चुअल में मीनिंग होता है अथॉरिटी और पावर। सो यहां पर अपनी अथॉरिटी और पावर को दिखाने के लिए वो ये टाइटल ले लेते हैं, जो टाइटल होता है सुल्तान का टाइटल। साथ ही साथ में कंडक्टेड 17 कैंपेन रिटर्निंग टू द गजनी विद मैसिव अमाउंट ऑफ बूटी। सो यहां पर आप देखेंगे कि जो महमूद गजनी है, महमूद गजनी ने एक्चुअल में इंडिया पर 17 टाइम्स रिपीटेडली अटैक करा है और उससे उन्होंने बहुत सारा जो हमारे यहाँ की वेल्थ थी उसे प्लंडर करा, उसे अपने साथ ले गया और बहुत ही मैसिव बूटी जो है वो अपने साथ वापस ले जाते हैं। कहाँ पर? गजनी एम्पायर जो था वहीं पर रिटर्न ले जाते हैं, जिससे इंडिया की जो वेल्थ है उस पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है। आगे समझे, एम्प्लॉयड द रैपिड मार्चेस एंड आर्चर्स ऑन द हॉर्स बैक फॉर डिसिसिव कैवलरी अटैक। सो इनके अटैक करने का तरीका क्या था, यहां पर इनके पास में ये रैपिड मार्च करते थे, मतलब बहुत ही तेजी से अटैक करते थे। आर्चर्स हुआ करते थे जो हॉर्स का यूज करते थे और इस कारण से ये डिसिसिव कैवलरी अटैक्स जो हैं वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं और इसी कारण से जो गजनी है वो असल में जीतते जाते हैं हमारे इंडिया में और इस तरीके से वो प्लंडर करते हैं हमारे इंडिया की पूरी वेल्थ को। अगर हम रेसिस्टेंस की बात करें तो चंदेला ऑफ सेंट्रल इंडिया जो है वो रेसिस्ट करते हैं और इन्हें बढ़ने से रोकते भी हैं।
चलिए अब आगे समझेंगे, मेजर रेड्स के बारे में बात करेंगे, कौन कौन सी रेड करी है एक्चुअल में इनने। तो मथुरा में आप देखेंगे 1018 में प्लंडर्ड अ मैग्निफिसेंट टेम्पल डिस्क्राइब्ड बाय अल उतबी एज बीइंग बियॉन्ड द डिस्क्रिप्शन ऑफ पेन्स और पेंसिल। मतलब मथुरा के जो टेम्पल थे, अल उतबी अपने अकाउंट में बताते हैं कि वो ऐसे टेम्पल थे जिन्हें पेन और पेंसिल से बता पाना पॉसिबल नहीं है। ऐसे टेम्पल्स को भी यहां पर क्या किया गया है, जो महमूद ऑफ गजनी हैं इनने यहां पर उसे प्लंडर करा, मतलब उसे तोड़ दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, वहां की वेल्थ को लूट लिया और अपने साथ ले गए। फिर वैसे ही बात करें सोमनाथ टेम्पल, डिस्ट्रॉयड द सोमनाथ शिवा टेम्पल इन गुजरात एंड लूटेड इट्स एनॉर्मस ट्रेजर। सो यहां पर आप देखेंगे जो सोमनाथ में शिवा टेम्पल है जो गुजरात में लोकेटेड है, वहां पर भी अटैक किया गया और साथ ही साथ में जो यहां की एनॉर्मस ट्रेजर था उसे क्या कर दिया गया, लूट लिया गया और अपने साथ ले गए। और इसी तरीके से सोमनाथ टेम्पल जो है उसे बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय कर चुके थे जो महमूद गजनी थे वो। फिर आगे देखिए मोटिव्स की अगर हम बात करें कि मेन मोटिव क्या था एक्चुअल में कि इंडिया में बार बार रिपीटेडली अटैक कर रहे हैं। सो हिस्टोरियन सजेस्ट प्लंडर ऑफ वेल्दी टेम्पल्स वाज अ चीफ रीजन। मतलब हिस्टोरियंस बताते हैं कि एक्चुअल में जो हमारे टेम्पल्स हुआ करते थे उनके पास में बहुत ज्यादा इमेंस वेल्थ हुआ करती थी और इस कारण से ये सबसे ज्यादा अट्रैक्ट हुए हैं और इन्होंने इंडिया पर अटैक करा है कि यहाँ की वेल्थ को हम ले जाएंगे अपने एम्पायर में। दो कंटेम्पररी एविडेंसेस शोज अ डिजायर टू स्प्रेड देयर वर्जन ऑफ इस्लाम। मतलब यहां पर एक और मोटिव दिखाई देता है जो कंटेम्पररी यहां पर हमें एविडेंसेस मिलते हैं, उससे समझ में आता है कि एक्चुअल में खुद का जो इस्लाम था, इनके टाइप का जो इस्लाम था, ये उसे इंडिया में स्प्रेड करना चाहते थे, इसलिए इतने सारे अटैक इंडिया में किए गए हैं। सो आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि महमूद गजनी ने किस तरीके से इंडिया को प्लंडर करा है, कैसे यहाँ की वेल्थ वो ले गए गजनी एम्पायर में और किस तरीके से इंडिया को पूरा खोखला कर दिया। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और यहां पर बात करेंगे इंटेलेक्चुअल एंड साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन की। सो यहां पर बहुत सारा इंटेलेक्चुअल और साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन दिखाई देता है, अलग अलग फिलोसफर्स दिखाई देंगे, अलग अलग लोग दिखाई देंगे जो अपनी अपनी तरह से क्या कर रहे हैं, इंटेलेक्चुअल नॉलेज जो है उससे स्प्रेड कर रहे हैं, साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन यहां पर दे रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अल बरूनी की। अल बरूनी जिनका पूरा नाम था अबू रयान अल बरूनी। अल बरूनी एक्चुअल में एक ऐसी पर्सनालिटी थी, एक इंटेलेक्चुअल प्रोफाइल उनकी यहां पर आपको दिखाई देगी। ये मल्टी डिसिप्लिनरी स्कॉलर है, राइट। सो ही वॉज अ मैथमेटिशियन, ये एक मैथमेटिशियन भी थे, एस्ट्रोनॉमर भी, जियोग्राफर भी, हिस्टोरियन भी और साथ ही साथ में लिंग्विस्ट भी। सो इस तरीके की एक प्रोफाइल दिखाई देती है, एक मल्टी डिसिप्लिनरी ऑथर स्कॉलर के लेवल पर आपको अल बरूनी दिखाई देने वाले हैं। प्लोरिफिक ऑथर की बात करें सो ही रोट एक्सटेंसिवली इन बोथ अरेबिक एंड पर्शियन ऑन नियरली ऑल ब्रांचेस ऑफ नॉलेज। सो अल बरूनी एक लंबे समय तक इंडिया में रहे और इन्होंने अरेबिक में भी और साथ ही साथ में पर्शियन में भी बहुत सारी ब्रांचेस ऑफ नॉलेज के बारे में लिखा है, डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट की बात करी है, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें, इवन हिस्ट्री की बात करें, आर्ट की बात करें या फिर हम यहाँ पर ज्योग्राफी की बात करें, मैथमेटिक्स की बात करें या एस्ट्रोनॉमी की बात करें, इन सभी पर कुछ ना कुछ इनके द्वारा लिखा गया है जिससे हमें बहुत सारी जानकारी मिलती भी है कि जो अल बरूनी है उन्होंने क्या क्या किया। यहाँ पर आप देख पाएंगे A 1973 postage stamp issued by the former Soviet Union in memory of the Al-Baruni Uzbekistan was the then part of Soviet Union. So actual में ये उज़्बेकिस्तान से थी और तब ये यूएसएसआर का पार्ट हुआ करता था, इसलिए ही जो सोवियत यूनियन है उन्होंने एक 1973 में एक पोस्टेज स्टाम्प जो है वो भी यहाँ पर जारी किया था फॉर अल बरूनी। चलिए आगे देखते हैं, एंगेजमेंट विद इंडिया की बात करेंगे एक्सपेडिशन 1017 में कैसे होता है। सो ही अकम्पेड महमूद ऑफ गजनी ड्यूरिंग हिज इंडियन कैंपेन। जब महमूद ऑफ गजनी 1017 में एक्चुअल में इंडिया में इन्वेड करते हैं, उनके साथ में ही अल बरूनी भी इंडिया आए थे। देन हम बात करें संस्कृत स्कॉलर के बारे में, सो ही लर्न संस्कृत, रीड ओरिजिनल टेक्स्ट एंड कन्वर्स्ड विथ लोकल स्कॉलर टू अंडरस्टैंड इंडियन इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट। सो इन्होंने पहले संस्कृत सीखी, साथ ही साथ में जो ओरिजिनल टेक्स्ट थे उन्हें यहाँ पर पढ़ा और जो लोकल स्कॉलर थे उनके साथ में बात करी, कन्वर्सेशन करा और यहाँ पर जो इंडियन इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट है उन सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से जाना। फिर आप देखेंगे इनके कुछ मेजर वर्क दिखाई देते हैं। सो प्रोड्यूस्ड एन एनसाइक्लोपेडिक सर्वे ऑफ इंडियन रिलीजन,
फिलॉसफी एंड साइंस। तो ये उस समय पर एक एनसाइक्लोपीडिया बना रहे हैं जिसमें इंडिया के रिलीजन के बारे में जानकारी मिलती है, फिलॉसफी के बारे में जानकारी मिलती है और साथ ही साथ में साइंस के बारे में भी जानकारी मिलती है। तो इनका कंट्रीब्यूशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये उस समय के इंडिया के बारे में हमें पूरी डिटेल देते हैं। साथ ही साथ में कंपाइल्ड साइंटिफिक नॉलेज फ्रॉम फिगर्स लाइक आर्यभट्टा, वारामिहिर, ब्रह्मगुप्ता। मतलब ये वो हमारे इंडियन साइंटिस्ट है, वो एंशिएंट इंडियन साइंटिस्ट है जिनके पास इमेंस नॉलेज था। अल बरूनी ने इनकी ही सभी चीज़ों को, जो इनका साइंटिफिक नॉलेज था, उसे कंपाइल किया है, जैसे कि आर्यभट्ट का, वराहमिहिर का, या फिर हम बात करें ब्रह्मगुप्त का। साथ ही ट्रांसलेटेड पतंजलि's योग सूत्र इनटू अरेबिक, और जो पतंजलि का वर्क था योग सूत्र उसे भी अरेबिक में ट्रांसलेट कराया जिससे पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हो पाया। सो इस तरीके से अल बरूनी का जो है कंट्रीब्यूशन वो देखने को मिल जाता है। अब हम कुछ क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन की बात करेंगे, इंपैक्ट ऑफ वॉर की बात करें। सो ही नोटेड दैट महमूद्स रेड अल्टरली ruined द कंट्रीज प्रॉस्पेरिटी। मतलब ये दिखाई देता है, ये बताते हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं एक तरीके से कि जो महमूद गजनी है उन्होंने जब अटैक करा इंडिया पर तो जो इंडिया की प्रॉस्पेरिटी थी उसे पूरी तरीके से क्या कर दिया, यहाँ पर खत्म कर दिया। एक तरीके से आप ऐसे मान लें कि अल्टरली रुइन कर दिया, मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। साथ ही साथ में फिर बात करेंगे स्कॉलरली माइग्रेशन की। सो ही ऑब्जर्व दैट द इंडियन साइंसेस फ्लेड फ्रॉम कंकर्ड रीजन टू द सेफर सेंटर्स लाइक द कश्मीर एंड वाराणसी। मतलब इस समय पर यह भी दिखाई देता है कि जो यहाँ पर हम देख रहे हैं, जो इंडियन साइंस, इस तरीके के जो लोग हुआ करते थे जिनके पास में साइंटिफिक टेम्परामेंट बहुत अच्छा था, वो इन कॉन्कर्ड जगह से, जिस जगह को कॉन्कर्ड कर चुके थे एक्चुअल में बाहर से आने वाले इन्वेडर्स, वहां से निकल कर दूसरी जगह पर एस्केप कर जाते हैं, फ्लड कर जाते हैं, जैसे कि कश्मीर और वाराणसी जैसे रीजन में। फिर यहाँ जाकर वो अपने नॉलेज को और ज़्यादा फ्लोरिश करते हैं। फिर आगे देखेंगे हम, यहाँ बात करेंगे अब हमारे एक इंडियन स्कॉलर के बारे में जो है भास्कराचार्य, जिन्हें भास्कर सेकंड नाम से भी जाना जाता है। बैकग्राउंड एंड इन्फ्लुएंस की बात करें सो ये बॉर्न होते हैं 1114 में, मतलब 1114 में इनका जन्म होता है। लाइक इन प्रेजेंट डे महाराष्ट्र, जो महाराष्ट्र का अभी का रीजन है उस जगह पर एक्चुअल में इनका बर्थ होता है। इनटू अ फैमिली ऑफ स्कॉलर, एक स्कॉलर फैमिली में ही इनका बर्थ होता है और शायद इसी कारण से इतने मेजर वर्क्स करने वाले हैं। आगे समझे इनके ग्लोबल इंपैक्ट के बारे में। सो हिज पायनियरिंग टेक्निक वर रीडिस्कवर्ड बाय यूरोप ओनली सेवरल सेंचुरीज लेटर। मतलब जो इन्होंने ऑलरेडी जो वर्क कर लिया था वो सेवरल सेंचुरीज बाद आप देखेंगे कि यूरोपियन डिस्कवर करते हैं और फिर ये नॉलेज और ज़्यादा स्प्रेड होता है, इसका ग्लोबल इंपैक्ट दिखाई देता है। लेगेसी की बात करें सो हिज संस्कृत वर्क वर लेटर ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन ड्यूरिंग द मुगल पीरियड एंश्योरिंग लॉन्ग लास्टिंग इन्फ्लुएंस। अब आप ये भी देखेंगे कि जो भास्कराचार्य थे उनका जो वर्क था वो मुगल पीरियड के दौरान ट्रांसलेट किया जाता है पर्शियन लैंग्वेज में और उसके बाद में फिर ये एक लॉन्ग लास्टिंग इन्फ्लुएंस इनका हमेशा के लिए बना रहता है। सो मुगल्स ने भी बहुत सारे जो टेक्स्ट थे, इंडियन टेक्स्ट, उन्हें क्या किया था, ट्रांसलेट करवाया था। अब इनके मेजर वर्क क्या थे जो ये संस्कृत में करते थे, जैसे कि सबसे पहला था लीलावती। लीलावती क्या है उसे समझिएगा। uses lively riddles and problems to teach the basic mathematics। मतलब ये मैथमेटिक्स से जुड़ा हुआ एक अकाउंट दिखाई देता है जिसमें बहुत ज़्यादा बेसिक कंसेप्ट टू एडवांस कंसेप्ट का नॉलेज दिखाई देता है, जिसमें लाइवली रिडल्स भी दिखाई देते हैं और साथ ही साथ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स दिखाई देती हैं जो असल में बेसिक मैथ्स को सिखाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे ही आपको यहां पर दिखाई देगा बीजगणित, आ स्पेशलाइज्ड ट्रीटाइज ऑन एडवांस अलजेब्रा। सो जो एडवांस अलजेब्रा होता है उसके ऊपर लिखी हुई एक बुक यहां पर दिखाई देती है जिसका नाम था बीजगणित और ये भी लिखी थी भास्कराचार्य ने। साथ ही साथ में सिद्धांत शिरोमणि आपको दिखाई देगी, आ क्राउन ऑफ ट्रीटाइज डीलिंग विथ कॉम्प्लेक्स एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन। सो इसमें जो एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन है उसकी बात की गई है जिसका नाम है सिद्धांत शिरोमणि। सो आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि जो यहाँ पर आपको भास्कराचार्य दिखाई दे रहे हैं उनके कितने मेजर वर्क है। इन्होंने एस्ट्रोनॉमी को लेकर वर्क करा, साथ ही साथ में ये मैथमेटिक्स के लेवल पर वर्क कर रहे हैं, एल्जेब्रा के लेवल पर वर्क कर रहे हैं। सो आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि कितने
ग्रेट पर्सनालिटीज जो है वो इंडिया में बॉर्न हुई है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एविडेंसेस और रेसिस्टेंस के बारे में कि इस समय के बारे में हमें कुछ एविडेंसेस भी मिलते हैं और साथ ही साथ में रेसिस्टेंस के भी कुछ एविडेंस मिलते हैं, इसे समझिए। जैसे कि सबसे पहले बात करें सुलहदेव के, अ लोकल रूलर ऑफ बहराइच हु सक्सेसफुली रेसिस्टेड एन अटैक बाय द महमूद नेफ्यू सलार मसूद। सो महमूद के ही एक नेफ्यू थे जिनका नाम था सलार मसूद, इन्होंने बहराइच वाले रीजन पर अटैक किया था और उस समय पर यहां पर सुलहदेव का रूल दिखाई देता है और सुलहदेव सक्सेसफुली यहां से बचा लेते हैं अपने इस पूरे रीजन को, इन्हें रिपेल कर देते हैं। फिर आप यहां पर यह भी देखेंगे कि बाइलिंगुअल कॉइनेज दिखाई देता है, मतलब उस समय किस प्रकार का इन्फ्लुएंस दिखाई देता है कि इनके कॉइन्स पर आपको संस्कृत भी दिखाई देने वाली है। तो समझिए, महमूद इशूड कॉइन्स फ्रॉम लाहौर विथ अरेबिक ऑन वन साइड, मतलब इनके कॉइन पर एक साइड अरेबिक टेक्स्ट मिलता है एंड संस्कृत ऑन द अदर, प्रेजिंग हिमसेल्फ एज निरपति किंग। तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि ये जो कॉइन है इसमें एक साइड पर आपको संस्कृत दिखाई देगी तो वहीं दूसरे साइड पर आपको अरेबिक दिखाई देने वाली है और एक साइड पर संस्कृत, यहां संस्कृत दिख रही है तो यहां अरेबिक दिखाई दे रही है। और ये जो है इस कॉइन में लिखा हुआ है कि ये क्या है, असल में ये नृपति है। नृपति का मतलब होता है किंग होना, जो नर का पति हो, मतलब क्या, जो किंग हो, वो यहां पर मेंशन किया है महमूद ने। जिस कॉइन को ये लाहौर से क्या करते थे, मिंट करवाते थे, उसे यहां से चालू किया गया था। सो आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि ऐसे एविडेंसेस हमें यहां से मिल जाते हैं। अब इस चैप्टर में हम और क्या क्या देखने वाले हैं, हमने इंट्रोडक्शन तो समझ लिया, क्या क्या देखने को मिलने वाला है। हम यहां पर ईस्टर्न इंडिया की बात करेंगे, यहां पर बहुत सारी डायनेस्टीज फ्लोरिश हुई हैं, जैसे कि हमें सेना डायनेस्टी के बारे में बात करनी है, वो सभी डायनेस्टीज हम यहां पर देखेंगे। फिर हम बात करेंगे चोलास की, द मास्टर्स ऑफ सी, जिन्होंने एक्चुअल में सी, अगर आप देखेंगे नेवल एक्सपेडिशन देखेंगे उसमें मास्टरी करी हुई थी, जो चोलास थे उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ में हम बात करेंगे बैक टू नॉर्थ की और साथ ही द टर्निंग पॉइंट द गुरीट्स इन इंडिया, मतलब किस तरीके से गुरीट्स इंडिया में आते हैं और उनका क्या यहां पर रोल होता है और कैसे यहां पर टर्न किया जाता है पूरा जो सिनेरियो है। साथ ही साथ में आपको यहां पर मिल जाएंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एमसीक्यू, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड हमेशा की तरह वन शॉर्ट रिवीजन वीडियो। सो आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से इस चैप्टर को हमें कवर करना है और अभी जो हमने इंट्रोडक्टरी लेवल पर चीजें देखी है वो सारी चीजें भी आपको समझ में आ गई होगी। अगर आप ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, या फिर आप जा सकते हैं हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर या हमारी वेबसाइट पर, जहां मिल जाएंगे आपको ये सारे कोर्सेज, वो भी हाई क्वालिटी में एंड 100% फ्री। ई नोट्स एंड ई बुक्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करें, इसे शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।